फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना फार्मेकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, मींस अकॉर्डिंग टू अस फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले फार्मेकोलॉजी में हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली फार्मेकोलॉजी है क्या, बिकॉज उसके बाद ही हम पूरी फार्मेकोलॉजी को समझ सकते हैं। तो ये एक ऐसी साइंस है जो इफ़ेक्ट देखती है ड्रग का लिविंग सिस्टम पे, कि कोई भी ड्रग हमारे लिविंग सिस्टम के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, दैट इज़ फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के ड्रग्स, फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि फार्मेकोकाइनेटिक्स मीन्स व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, एंड डायनेमिक्स मीन्स विच ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग डज टू द बॉडी मतलब किस तरीके से ड्रग एक्ट करती है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं। और फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि कैसे एब्जॉर्ब होती है ड्रग। ADME फार्मेकोकाइनेटिक्स के हम कह सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। आप लोग प्लीज़ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपनी नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए ताकि हम लोग अच्छे से इस चैप्टर को क्लियर कर सके। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना मेन चैप्टर, दैट इज़ रीनल फार्मेकोलॉजी। रीनल फार्मेकोलॉजी से आप लोग क्या समझते हैं? फार्मेकोलॉजी के बारे में मैंने अभी बताया। रीनल मतलब रिलेटेड टू द किडनी। तो हमारी किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीट क्या करती है वो? यूरिन को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन क्या होता है, कि यूरिन किस तरीके से फॉर्म होता है। तो हम सबको पता है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि यूरिन फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप्स में होता है। कैसे? सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कि जो ये ग्लोमेरुलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फिल्टर होगा। क्या होगा? सबसे पहले ये जो ग्लोमेरुलर है, यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी। फिर ये जो ट्यूब है, यहाँ पर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगी, और फिर एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन, फिर सिक्रीशन एंड देन एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बताने के लिए, मेनली आप लोगों को ड्रग्स देखनी है कैसे एक्ट कर रही है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है हमारा, क्या होता है कि एग्जैक्टली एफरेंट आर्ट्रियोल जो हमें दिख रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है, और वो क्या होता है कि उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं। बेसिकली टोटल जो वॉल्यूम आती है वो होती है 180 लीटर पर डे हमारे लोगों का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें से मोर देन 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब आप खुद सोचो, 180 लीटर पर डे है, 180 लीटर अगर यूरिन हम लोग पास करने लगे तो पूरा दिन यूरिन पास करने में निकल जाएगा। ठीक है, रीअब्जॉर्ब्ड इन रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल यूरिन आउटपुट इज अबाउट 1.1 to 5 लीटर पर डे। 1 से 1.5 लीटर हम लोगों का टोटल यूरिन आउटपुट होता है। और फ्लूइड जो होता है वो रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या कंटेन करता है? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, बाइकार्बोनेट आयन, अमीनो एसिड्स, और अ वेरी 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 लेस अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज। ओके, उसके बाद अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है, दैट इज़ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का दूसरा नाम होता है नेट्रीयूरेटिक एजेंट। मीन्स डायूरेटिक से क्या समझते हो? कि जो यूरिन आउटपुट को बढ़ाएंगे। अब यूरिन आउटपुट में आपका वाटर भी आएगा, सोडियम भी आएगा, पोटेशियम भी आएगा। अब देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं। एज द नेम सजेस्ट, ये प्रमोट करता है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ये मैंने आप लोगों को पूरा जो यूनिट होती है हमारी किडनी की, नेफ्रॉन, वो दिखाई है। देखो, सबसे पहले एफरेंट आर्ट्रियोल है, फिर जो ले जाती है वो ईफरेंट आर्ट्रियोल है, ग्लोमेरुलर है, उसके बाद हम लोगों का जो ये बहुत ज़्यादा इस तरीके का पोर्शन है, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन द लूप ऑफ हैनले, देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से डायग्राम को देख लो, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल बिल्कुल ईजी है। ओके, देखो, सबसे पहले अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन को समझ लिया ना, तो उसके बाद पूरे चैप्टर में आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम लोग डायूरेटिक्स का इस बेसिस पे करते हैं कि प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन क्या है, कि ये कौन सी साइट पर एक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं PCT, जो भी मैंने आपको दिखाया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। देखो, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले दिख रहा है यहाँ से, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले पे, अर्ली DCT पे, और जो पूरे नेफ्रॉन पे एक्ट करते हैं। PCT पे एक्ट करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले पे लूप डायूरेटिक्स, अर्ली DCT पे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में। एक होते हैं डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, और जो एंटायर नेफ्रॉन पे एक्ट करते हैं वो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। घबराने की कोई बात नहीं है, 1 by 1 हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलो लेट स्टार्ट।
ये मैंने आपको डायग्राम से इजी करके दिखाने की कोशिश की है कि देखो जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसके बाद आता है पीसीटी। पीसीटी पे एक्ट करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। जो हम लोगों का कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है ये क्या करते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, सोडियम का, वाटर का, बाइकार्बोनेट का जो एक्सक्रीशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को दिख रहा है कि कॉर्टेक्स की कहते हैं कि कॉर्टेक्स रीजन में ऊपर सिर्फ यहीं पे एक्ट किया, फिर मेड्यूला में आते हैं, मेड्यूला में आके जो थिक असेंडिंग लिम्ब है वहाँ पर एक्ट कर रही हैं हम लोगों की क्या, लूप डायूरेटिक्स। क्या एक्ट कर रही है हमारी, लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, जो हमारी असेंडिंग लिम्ब है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डीसीटी पे। डीसीटी पे हमारे क्या एक्ट कर रहे हैं, थाइजाइड्स। थाइजाइड्स कहाँ एक्ट करते हैं हम लोगों के, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, थाइजाइड्स हम लोगों के डीसीटी पर एक्ट करते हैं। ठीक है, और डीसीटी में भी जो अर्ली डीसीटी होती है। उसके बाद पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो कलेक्टिंग डक्ट पे और लेट डीसीटी पे एक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं वन बाय वन हम लोग। सबसे पहले आ जाता है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आता नहीं है। आपके जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स पर, लूप डायूरेटिक्स पर और थाइजाइड्स पर। ठीक है, बट आपको पता सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर को। इसका जो मेन एग्जाम्पल जो आप लोगों को पता होना चाहिए दैट इज़ एसीटाजोलामाइड। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना सिर्फ आपकी थ्योरी क्लियर होगी बट क्लिनिकली कोई ड्रग कैसी दिखाई देती है, हम उसको उसका क्लिनिकली कैसे नॉर्मल नेम उसका यूज़ करते हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखो एसीटाजोलामाइड। ठीक है, एसीटाजोलामाइड जो मैंने बताया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, किस पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करती है। ठीक है, ये क्या करती है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है रीनल ट्यूबुलर सेल्स में उसको कर देती है इनहिबिट। अब देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या होता है, देखो H2O प्लस CO2 जो हम लोगों का होता है उससे क्या बनता है, H2CO3, उससे H पॉजिटिव अलग हो जाता है प्लस HCO3 नेगेटिव अलग हो जाता है। अब ये एंजाइम नहीं होगा तो H पॉजिटिव भी नहीं होगा, और H पॉजिटिव नहीं होगा तो एक्सचेंज ही नहीं होगा सोडियम और H पॉजिटिव का, तो सोडियम तो कंजर्व होगा ही नहीं, तो क्या होगा, सोडियम अपना एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो हम लोगों की किडनी की वॉल है यहाँ पे से सोडियम वापस अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो ल्यूमेन होता है उसके अंदर चला जाता है हम लोगों का H पॉजिटिव और सोडियम कंजर्व हो जाता है। बट अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही इनहिबिट हो गया तो ये प्रोसेस हम लोगों की नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इट ऑल्सो इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इन आइज। आइज में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करता है। उससे क्या होगा कि जिन लोगों का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा होता है या जिन लोगों को ग्लूकोमा होता है, वोट्रियाइज होती हैं, तो वहाँ पे क्या करता है ये, बेसिकली वोट्रियाइज मतलब कि हम लोगों का कम फ्लूइड रिलीज होगा। उसके बाद हम देखो ये मैंने दिखा रखा है कि एसीटाजोलामाइड की टैबलेट इस तरीके की आती हैं और ज़्रीमॉक्स इस तरीके के ब्रांड नेम आते हैं इन लोगों के। ठीक है, बस एसीटाजोलामाइड में क्या है, बेसिकली इस ड्रग को हम लोग यूज़ नहीं करते डायूरेटिक के तौर पे बिकॉज इसकी बहुत कम एफिशिएंसी होती है, वेरी लो एफिशिएंसी। मेनली ये ग्लूकोमा में यूज़ होता है, मैंने बताई थी आपको, ग्लूकोमा और एल्कलाइन करने के लिए यूरिन को। अब आप लोग खुद सोचो कि हम लोगों को यूरिन को एल्कलाइन करने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हमने कोई ऐसा एसिडिक ड्रग ले लिया है जो हमारे यूरिन को बहुत ज़्यादा एसिडिक कर देगा, और एसिडिक यूरिन तो हार्मफुल है ना, तो उस दौरान हम लोग एसीटाजोलामाइड प्रिस्क्राइब करते हैं। एक्यूट माउंटेन सिकनेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। और एवरी ड्रग या वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैव सम कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो इस ड्रग की भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि इसको हम COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में और लीवर डिजीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपोकैलीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑब्वियसली मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा क्योंकि सोडियम तो रिलीज होता जा रहा है, और क्या हमारा H पॉजिटिव जो है वो कंजर्व होता जा रहा है, तो H पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हेडेक, ड्राउजीनेस, स्किन रैशेस, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस इन हैंड्स एंड फीट्स। हाइपोकैलीमिया से ही पता चल रहा है कि टिंगलिंग और नमनेस तो होगी ही। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये ड्रग खत्म होती है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की तरफ। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। आप लोग वर्ड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ देखोगे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का। बेसिकली मैनिटोल तो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और ग्लिसरॉल भी यूज़ होती है, जो न्यूरो सर्जरी के वर्ड्स होते हैं उनमें, ठीक है। तो मैनिटोल जो है वो आईवी एडमिनिस्टर की जाती है, लेकिन जो ग्लिसरॉल है वो ओरली और आईवी दोनों तरीके से एडमिनिस्टर हम लोग कर सकते हैं। मैनिटोल क्या है, देखो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है, तो ये क्या है, ना तो मेटाबोलाइज होते हैं बॉडी में जाके, ना ही रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो फिर क्या होता है इनका, ये फार्मेकोलॉजिकली इनर्ट होते हैं। जैसे हम लोगों की इनर्ट गैसेज होती हैं कि किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते, इन दिस वे दे आर फार्मेकोलॉजिकली इनर्ट और फ्रीली फिल्टर्ड हो जाते हैं ये ग्लोमेरुलस से। और उसके बाद क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का। और जो ग्लिसरॉल है ना, बेसिकली वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है ग्लूकोमा के केसेस में। अभी मैं आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से बताती हूँ। देखो, हम लोगों ने यहाँ पे लिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, बॉडी के अंदर गए, कहीं जीआईटी में हमारे एब्जॉर्ब नहीं हुए, यहाँ पर आए, रीनल फ्लो इंक्रीज़ किया, यहाँ परमेबिलिटी टू वाटर क्या की इन लोगों ने इंक्रीज़ कर दी। वाटर के लिए परमेबिलिटी इंक्रीज़, यहाँ पानी जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो वाटर बहुत सारा हो गया अंदर, तो क्या हो गया, एकदम से फ्लूइड ज़्यादा हो गया, तो टाइम ही नहीं है कि सोडियम को रीएब्जॉर्ब करे और फटाफट यूरिनेशन हो जाएगा। समझ रहे हो कि वाटर के लिए परमेबिलिटी इंक्रीज होने से फटाफट यूरिनेशन हो जाएगा, क्योंकि रीनल फ्लो बढ़ गया है, ठीक है। अगर समझना है तो दोबारा से वीडियो को देखो और अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके यूजेस और एडवर्स इफेक्ट। देखो, मैंने आपको मैनिटोल का मतलब पिक्चर इसलिए दिखाई है बिकॉज ये वर्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बेसिकली ये एक ग्लास की बॉटल के अंदर आती है, ठीक है। यूजेस क्या है, आप लोगों को पता है कि जब पेशेंट शॉक में जाता है तो क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। और रीनल शटडाउन के टाइम पे अगर हम लोग मैनिटोल दे देंगे, रीनल शटडाउन का हम लोगों को कब पता चलता है, जब पेशेंट को ओलिगयूरिया होता है, ठीक है। तो उस ओलिगयूरिया जब पेशेंट प्रोसीड करता है उसकी तरफ, तभी हम लोग अगर मैनिटोल दे देते हैं तो हम उसके रीनल फेलियर से उसको बचा सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी हो या फिर आईसीटी में तो मेनली यूज़ होता है। आईसीटी मतलब इंट्राक्रेनियल टेंशन, या हम बोल सकते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट के अंदर क्या है, देखो नॉर्मली हम लोग दे रहे हैं तो कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन टू रैपिडली कई बार देखो नर्सिंग ऑफिसर्स क्या करते हैं कि उसको टू रैपिडली चला देते हैं या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे देते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, हमने देखा कि ये बॉडी में एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहे, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे, उससे हार्ट फेलियर या एडिमा के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग फ्यूचर में ये चीज़ें ध्यान रखोगे। उसके बाद हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और हाइपोनेट्रीमिया। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में नहीं दे सकते, एक तो पहले से ही हार्ट काम नहीं कर रहा, ऊपर से तुम फ्लूइड को बढ़ा दो। पल्मोनरी ओडिमा में भी नहीं दे सकते, ये भी यही केस है कि एक तो पहले से ही ओडिमा है, ऊपर से आप लोग और फ्लूइड दे रहे हो। एक्टिव इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग में तो बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि इस टाइम पे आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर वैसे ही बहुत कम है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है और आप उसको और कम कर दोगे मैनिटोल देके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की हैं फ्यूचर में। उसके बाद लूप डायूरेटिक्स, ये क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा ध्यान से पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे, इतना ईजी टॉपिक है, ठीक है। लूप डायूरेटिक्स क्या होता है, लूप ऑफ हैनले, सिमिलस मीन्स कहाँ एक्ट करेंगे, लूप ऑफ हैनले में। लूप ऑफ हैनले के कौन से पार्ट में, थिक असेंडिंग लिंग में। और ये क्या करते हैं, देखो जो हमारा सबसे पहले वाला हमने पढ़ा था वो क्या कर रहा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर रहा था। दूसरे वाला जो हमने पढ़ा ऑस्मोटिक डायूरेटिक, वे क्या कर रहे थे, वे ना तो मेटाबोलाइज हो रहे थे ना यूज़ हो रहे थे, ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा के वाटर को इंक्रीज करके और एक्सक्रीशन करा रहे थे। अब ये क्या करता है, ये कहता है सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके रीएब्जॉर्प्शन को कैसे रोकता है। बेसिकली भी मैं आइडिया दे देती हूँ, इनके को ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। को ट्रांसपोर्ट अभी आगे चल के हम लोग देखते हैं। ये क्या है, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है जीआई ट्रैक्ट से, ठीक है। और आईवी और आईएमबी हम लोग इसको देते हैं। बेसिकली जनरली जो हमारे हॉस्पिटल में पॉलिसी यूज़ होती है वो क्या होता है कि हम लोग आईवी देते हैं और ओरली देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेनली फ्रूजेमाइड यूज़ क्या यूज़ करती है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बहुत कम होता है। लूप डायूरेटिक्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो होती है फ्रूजेमाइड, ठीक है। अब चलिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। देखो
ये है ल्यूमिनल साइड, ये हमारी किडनी के सेल्स हैं, ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो ल्यूमिनल साइड है यहाँ से यूरिन जाएगा, यहाँ से सोडियम का, पोटेशियम का, क्लोरीन का को ट्रांसपोर्ट होकर ये वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट लूप डायूरेटिक्स क्या करेंगे, इस को ट्रांसपोर्ट को ही रोक देंगे। जो को ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल होता है जो इनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है उसको ही रोक देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन रीएब्जॉर्ब नहीं होगा एंड दैट विल एक्सक्रीट इन द यूरिन। तो क्या होगा, उसका एक्सक्रीशन होगा। क्या होगा, उसका एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यूजेस। देखो इसके यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को बता देती हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका यूज़ है वो पल्मोनरी ओडिमा का ही है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझना कि पल्मोनरी ओडिमा में कैसे यूज़ करते हैं। देखो इससे पहले वाला जो था उसको हम लोग ओडिमा में यूज़ नहीं कर रहे थे, एडिमा में, ठीक है, लेकिन इसको करते हैं। क्या होता है इसके अंदर, हम लोगों ने पेशेंट को दिया फ्रूजेमाइड, ठीक है, ले लिया पेशेंट ने, क्या हुआ, सिस्टमिक वेजोडाइलेशन, मतलब उसकी पूरी बॉडी की, पूरे सिस्टम की जितनी भी वेसल्स हैं वो क्या हो गई, डायलेट हो गई। तो सिस्टमिक वेजोडाइलेशन हो गया। तो उससे जो ब्लड है वो पल्मोनरी, जो हमारे लंग्स की वेसल्स है वहाँ से सिस्टमिक वेसल्स के अंदर चला गया और प्रोड्यूस क्विक रिलीफ फ्रॉम पल्मोनरी ओडिमा, ठीक है। क्लियर होगी ना बात कि जब पूरा सिस्टम डायलेट हो गया तो ब्लड क्या है, पल्मोनरी से सिस्टम के अंदर आ गया। नेक्स्ट देखो कि सारे इसके यूजेस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल स्टेजेस जो रीनल, हिपैटिक या कार्डिक ओडिमा की होती है उसमें हम देते हैं। बाद में कंजस्टिव फेलियर में आप नहीं दोगे, लेकिन जो हल्की कंडीशन है अभी पूरे तरीके से फेलियर नहीं हुआ है, इनिशियल स्टेजेस में आप लोग दोगे, ठीक है। उसके बाद ये हाइपर कैलीमिया में भी यूज़ होता है। क्यों, देखो मैंने आपको बताया कि क्या है, ये सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन के रीएब्जॉर्प्शन को रोक रहा है। तो क्या कर रहा है ये, साथ ही साथ ये क्या करता है कि कैल्शियम को भी एक्सक्रीट करवाता है, इसीलिए एक्सक्रीट करता है कैल्शियम को यूरिन में। तो हम लोग हाइपर कैलीमिया में भी देते हैं, सेरिब्रल ओडिमा में भी देते हैं, बट मैनिटोल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग सेरिब्रल ओडिमा के अंदर, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस अगर पूछ लिया जाए सेरिब्रल ओडिमा में फ्यूचर MCQ में तो आप लोग बोलोगे मैनिटोल, ठीक है। और अगर हम लोगों से गलती से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ज़्यादा हो गया, हम लोगों को नहीं पता था, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, फटाफट उसको क्या दे देंगे, एक फ्रूजेमाइड का इंजेक्शन दे देंगे, तो नॉर्मली उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में बेसिकली प्राइमरी अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन यूज्ड इन हाइपरटेंशन इमरजेंसीज। इसको हाइपरटेंशन इमरजेंसीज में यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि हाइपरटेंशन इमरजेंसीज के अंदर क्या होता है, एकदम से सारी की सारी जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, या हम लोगों का ब्लड वॉल्यूम एकदम से बढ़ गया है और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी शॉर्ट है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि हम लोगों का हाइपरटेंशन जो है वो कम हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, पता है सब कुछ कम होएगा, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में क्या होगा, हाइपरग्लिसीमिया, हाइपर यूरेसीमिया, हाइपर लिपिडीमिया। हाइपर यूरेसीमिया का मतलब पता है आपको, एमिया, एनीमिया, मतलब कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा है। ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी का क्या मतलब होता है कि हियरिंग लॉस हो जाएगा, बट ये रिवर्सिबल होता है, थेरेपी को स्टॉप कर देंगे ठीक हो जाएगा, और पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होंगी, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने दे रखा है फ्रूजेमाइड, और बेसिकली वर्ड्स में इसको बोलते हैं हम लोग क्लासिक्स। ये आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक दे रखी है, अगर आप लोग पूरा लर्न नहीं करना चाहते क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट ट्रिक से या कैसे भी बस आप इसको याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थाइजाइड्स पे, ठीक है। थाइजाइड्स भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। थाइजाइड्स के एग्जांपल्स हैं क्लोरथाइजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, सोडियम और क्लोरीन की रीएब्जॉर्प्शन को रोक देता है अर्ली DCT में। मतलब सोडियम और क्लोरीन की रीएब्जॉर्प्शन रुक गई तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा। ओरली दी जाती हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है देन फ्रूजेमाइड। अब आप लोग सोचो कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का फ़ायदा क्या है। देखो फ्रूजेमाइड का क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, मतलब एमरजेंसी में एकदम फ्लूइड कम करना है तो हम दे सकते हैं, लेकिन अगर हाइपरटेंशन लंबे टाइम से है, ज़्यादा सीवियर नहीं है, एसेंशियल हाइपरटेंशन है, तो उस टाइम पे हमारी थाइजाइड्स काम आएंगी। तो चलो देखते हैं इसके थाइजाइड
और कुछ थाइजाइड लाइक डायूरेटिक्स भी होते हैं कि जो एक्ट तो थाइजाइड की तरह करते हैं बट एग्जैक्टली थाइजाइड नहीं होते। ये होते हैं क्लोरथाइलिडोन एंड इंडेपेमाइड। ये यूज इसलिए होते हैं क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू थाइजाइड्स। अब देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स और यूजेस क्या है थाइजाइड्स के। देखो यूजेस हैं हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन कौन सी? एसेंशियल हाइपरटेंशन, इमरजेंसी में यूज़ नहीं होंगे। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में यूज़ होंगे। हाइपर कैल्सीयूरिया। अब हाइपर कैल्सीयूरिया का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? कि यूरिन में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और जो पीछे देखा था हमने वो क्या था? हाइपर यूरिसीमिया। सीमिया मतलब कि ब्लड, और ये क्या है? हाइपर कैल्सीयूरिया, ठीक है। DI मतलब डायबिटीज़ इंसिपिडस। फिर एडवर्स इफेक्ट देखा जाए तो कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ा देता है। देखो हाइपर कैल्सीयूरिया, सॉरी आई थिंक दैट देयर इज सम मिस्टेक। हाइपोकैल्सी, बाय मिस्टेक आई हैव सेड दैट हाइपरकैल्सीयूरिया का मीन्स होता है रिड्यूस द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, कि कैल्शियम के यूरिनरी एक्सक्रीशन को कम कर देगा तो उससे क्या हो जाएगा कि ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दैट्स माय मिस्टेक। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है सेम टू लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस वही होंगी जो लूप डायूरेटिक्स में थी। कौन कौन सी थी? हमारे पास था हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरेसीमिया एंड हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस हो जाएगी। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है कि सेक्सुअल फंक्शन जो होता है वो थोड़ा कुछ इम्पेयर्ड हो जाता है, ठीक है। स्किन रैशेस, फोटोसेंसिटिविटी, ओके। उसके बाद देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, इम्पॉर्टेंस हो जाता है तो जो यंग एडल्ट मेल पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर हम लोग इनको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। आप लोगों ने लूप डायूरेटिक्स में भी देखा, थाइजाइड्स में भी देखा कि पोटेशियम लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में हम लोग सबसे पहला जो नाम है, मतलब वन एंड ओनली नेम जो आप लोगों को याद रखना है वो है स्पाइरेनोलैक्टोन। स्पाइरेनोलैक्टोन क्या है? एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। अब आप लोगों ने देखा है कि एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है? एल्डोस्टेरोन क्या करता है? हमारे सोडियम और वाटर को कंजर्व कर लेता है। तो ये क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन का जो एक्शन है लेट DCT पे और जो कलेक्टिंग डक्ट है उसको रोक देगा। तो क्या करेगा कि सोडियम को तो क्या करेगा? एक्सक्रीट करवाएगा। देखो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम को रिटेन रखता है और एक्सक्रीट करता है पोटेशियम को। तो ये उसका क्या है? एंटागोनिस्ट। तो जस्ट अपोजिट वर्क करेगा और ओरली देते हैं। ये स्पाइरेनोलैक्टोन जो वर्ड में इसको हम लोग एल्डेक्टोन भी बोलते हैं। एल्डेक्टोन आप याद रख सकते हो, एल्डोस्टेरोन और एल्डेक्टोन, ठीक है। स्पाइरेनोलैक्टोन जो बेसिकली यूज़ होता है किस टाइम पे यूज़ होता है? हाइपरटेंशन में यूज़ होता है, ओडीमा में यूज़ होता है, या फिर बेसिकली जो हम नॉर्मली वार्ड्स में यूज़ करते हैं वो कब देते हैं? जैसे किसी पेशेंट को लॉन्ग टाइम डायूरेटिक्स पे रखा गया है, थाइजाइड्स दिए गए हैं, तो उसके अंदर पोटेशियम की कमी हो जाएगी, तो साथ साथ स्पाइरेनोलैक्टोन की कुछ डोज चला देते हैं ताकि पोटेशियम लॉस ज़्यादा ना हो। एडवर्स इफेक्ट क्या है? अब पोटेशियम को इतना ज़्यादा कंजर्व कर रहा है तो हाइपरकैलीमिया भी हो सकता है, और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, गायनेकोमस्टिया, डिक्रीज लिबिडो एंड इंपॉर्टेंस। इसीलिए ये बात याद रखो कि यंग पेशेंट्स में हम लोगों को थाइजाइड और स्पाइरेनोलैक्टोन इकट्ठे नहीं देने हैं क्योंकि वो लिबिडो, इंपॉर्टेंस और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस करता है। और इफ़ we have to give this then dose should be very 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 careful, dose calculation should be okay। उसके बाद बस ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होती हैं कुछ, वो क्या करती हैं कि डायरेक्टली पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स हैं, सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं पूरे तरीके से। इसमें एग्जांपल है अमाइलोराइड एंड ट्राइमेट्रिन। ये क्या करती हैं? लेट DCT में क्या करती हैं? सोडियम एक्सक्रीशन को बढ़ाती हैं, पोटेशियम रिटेन कर देती हैं और इनको एडमिनिस्टर किया जाता है ऑरली, ठीक है। उसके बाद देखो ये मैंने आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बताया है, ये कहीं नहीं पूछा जाता मतलब किसी एग्जाम में, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो हमने पढ़ा डायूरेटिक्स की जो यूरिन आउटपुट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कुछ एंटी डायूरेटिक भी तो होना चाहिए ना। तो एंटी डायूरेटिक आप लोगों को पता है बॉडी में एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेसोप्रेशन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करता है कि वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है ताकि फर्दर डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। अब कई पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि यूरिन वैसे ही बहुत ज़्यादा आ रहा है, यूरिन आउटपुट, तो उस टाइम पे हम लोग क्या देते हैं? डेस्मोप्रेसिन और टेलीप्रेसिन, ताकि डायूरेसिस ना हो, ठीक है।
बेसिकली ये किस टाइम पे यूज़ होता है, जब हम लोगों को कोई एब्डोमिनल रेडियोग्राफी करनी हो तब भी हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि इंटेस्टाइनल गैस पूरी रिलीज़ हो जाए। या फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी यूज़ करते हैं। और आप लोगों को एक बात का पता है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम लोग हेमोफीलिया में भी ये देते हैं ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकें। उस टाइम पे हम लोग डेस्मोप्रेसिन देते हैं, ठीक है। और देखो, जैसे किसी चीज़ के अच्छे इफेक्ट हैं तो बैड इफेक्ट तो ऑब्वियसली होंगे। इसके अंदर क्या होता है कि बैक एक होता है, कमर में दर्द होता है, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों की जो डायूरेटिक का चैप्टर था, रीनल फार्मेकोलॉजी थी, वो यहीं तक थी, ठीक है। थैंक यू। ड्रीम्स डजंट वर्क अंटिल यू डू। आपके सपने जब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप उनके लिए मेहनत नहीं करोगे। ओके, हैव अ नाइस डे।